नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं राजश्री, आपके साथ देश की बात के इस विशेष प्रस्तुति में आप और हम मिलकर जानेंगे कि आज देश भर में क्या कुछ हुआ और ऐसी विदेशों की भी खबरें जिसका सीधा ताल्लुक भारत से है। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और सभी दलों ने जोर आजमाइश के लिए कमर भी कस ली है। आज का दिन राजनीतिक हलचल से भरा रहा। अखिलेश यादव को सपा का चुनाव चिन्ह मिल गया, यानी कि साइकिल सवार अखिलेश यादव अब साइकिल पर ही सवार रहेंगे। संख्या बल के आधार पर चुनाव आयोग ने अखिलेश को सपा की साइकिल सौंप दी है। एपीएन के पास चुनाव आयोग के ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, उस कॉपी को भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे किस आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और इस फैसले के बाद मुलायम सिंह यादव के क्या हाल है और बाप बेटे के बीच क्या बात हुई, ये सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड और यूपी और पंजाब के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और आपको ये भी बताएंगे कि बदले हुए आक्रामक तेवर में कैसे दिख रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बीजेपी की सूची में क्या कुछ खास रहा और राहुल गांधी की बात में क्या बात रही, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। बात हो रही है कांग्रेस की, तो बताएंगे कि कैसे राजनीतिक लिहाज से मिला जुला रहा है आज कांग्रेस के लिए आज का दिन। किसने थामा कांग्रेस का हाथ और किसने छोड़ा कांग्रेस का साथ, ये सब कुछ आपके सामने होगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि अपनी नाराजगी को छुपाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये भी कहा कि चाहे उम्मीदवार कोई भी हो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन दिल के अंदर कौन सी कसक है ये हम आपको बताएंगे। दिखाएंगे आपको कि सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की नसीहत और चेतावनी के बाद भी सोशल मीडिया पर किस जवान का वीडियो वायरल हुआ और उस जवान का दर्द क्या है, ये हम आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एपीएन जवानों के साथ है, किसानों के साथ है, तो इसलिए ये हमारी मुहिम भी है कि यदि किसी जवान को कोई समस्या है तो वो जवान सीधे हमारे नंबर पर कॉल करके हमें अपने जो समस्या है उससे अवगत करा सकता है, या हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पर भी अपनी समस्या भेज सकता है, हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है। आप हमारे स्क्रीन पर लगातार वो नंबर देखते हैं जिस पर कोई भी जवान यदि उसको कोई समस्या है तो वो समस्या अपनी बता सकता है। यदि वो चाहे तो उसका नाम हम गोपनीय भी रखेंगे और उसकी समस्या को हल करना ये हमारा मकसद है। उसकी बात हम प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचाएंगे ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके। आपको आज हम देश की बात में ये भी बताएंगे कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकियों का किया है सफाया, बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया अबॉर्शन से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला। ये भी दिखाएंगे आपको कि चीन ने क्यों दी है साउथ चाइना सी पर अमेरिका को चेतावनी और साथ ही भारत के लिए क्या कहा है चीन ने। ट्रंप का विरोध अमेरिका में क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बात इतिहास की भी होगी, राजनीति की बात तो हम करते ही हैं और कुछ खास संगीत की भी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस खास सफर को। तो देश की बात की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की हम सवारी करते हैं। चलिए हम तो नहीं लेकिन साइकिल सवारों की हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। जी हाँ, ये अजीब दास्तान है, कहां से शुरू हुई और कहां पर आकर खत्म हुई। चुनावी दंगल में बेटे ने पिता को चित कर दिया। समाजवादी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अब बेटे अखिलेश यादव को मिल गया है। चुनाव आयोग ने फैसला दिया है। आयोग ने संख्या के आधार पर फैसला किया है कि मुलायम और अखिलेश ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे चुनाव आयोग के फैसले को मानेंगे और उसके खिलाफ अदालत नहीं जाएंगे। इस फैसले के बाद अखिलेश समर्थकों में उत्साह फैल गया और लोगों ने पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। और अखिलेश यादव को जब साइकिल की सवारी मिल गई तब वो तुरंत अपने पिता के पास पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए और उन्होंने उनके साथ बातचीत की। अभी तक बातचीत चल रही है। इस बातचीत में शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो भी मौजूद रहे। माना ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव ने समर्थन मांगा है। इस बीच कांग्रेस के साथ गठबंधन का रास्ता स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, ये रामगोपाल यादव ने कहा है। अब कुल मिलाकर यदि समाजवादी पार्टी की लड़ाई जो शुरू हुई थी लगभग
4 महीने पहले वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों पर हक अखिलेश यादव का हो गया है और आने वाले दिनों में अब अखिलेश अपनी रणनीति के हिसाब से पार्टी को चलाएंगे। कुश्ती में माहिर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे के दांव का काट नहीं ढूंढ पाए और चित हो गए। समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों में चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा चल रहा था और शुक्रवार को चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आयोग के इस फैसले से अखिलेश समर्थकों में उत्साह है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। आयोग ने संख्या के आधार पर यह फैसला किया है। 13 जनवरी को चुनाव आयोग में इस मामले में 4 घंटे सुनवाई चली थी। सपा के दोनों गुटों ने आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखा था। उधर दिन में भी इसके कुछ संकेत मिलने लगे थे। लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय में नया नेम प्लेट लग गया और इसमें मुलायम सिंह के नाम पर रंग रोगन कर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया प्लेट लगा दिया गया। यानी अब पार्टी अखिलेश यादव के हिसाब से चलेगी और गठबंधन होना भी तय है। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच विवाद अक्टूबर में शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई 1 जनवरी के बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चुटकुला काफी वायरल हो रहा था कि बेटे ने जब जब साइकिल मांगी पिता को तब तब साइकिल देनी पड़ी है और आज ये बात सही साबित हो गई। पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई तो अखिलेश जीत गए हैं, लेकिन अभी चुनावी चुनौती बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अखिलेश यादव को साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ हैं। मुलायम सिंह की राजनीतिक दौर का क्या ये अंत है? शिवपाल सिंह की राजनीति का खात्मा है? इसको इस तरह से देखा जा सकता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के नए युग की शुरुआत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल ही समाजवादी पार्टी ने अपनी रजत जयंती मनाई थी और रजत जयंती यानी कि 25 सालों के बाद पूरी पार्टी का जो कमान है वो अखिलेश यादव के हाथ में है। और ऐसे में क्या ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक नया ऐतिहासिक शुरुआत है? ये तब शायद इससे ज़्यादा स्पष्ट होगा जब आने वाले दिनों में अखिलेश यादव अपनी राजनीति की जो रणनीति है वो सबके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चुनाव चिन्ह की लड़ाई की, तो चुनाव आयोग ने पार्टी पर और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव गुट के दावे का समर्थन किया है। 42 पन्ने का ये आदेश है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि पहली नजर में पार्टी और विधायकों का बहुमत अखिलेश यादव के साथ नजर आता है। आदेश में ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो उन पन्नों के कुछ हिस्से जिसमें जो चुनाव आयोग ने अपने फैसले में ये लिखा है। चुनाव आयोग के हिसाब से पार्टी और विधायकों का पूरा बहुमत अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। आदेश में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अखिलेश गुट की ओर से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 28 और 15 सांसद, 205 विधायकों और 56 विधान परिषद के सदस्यों के हलफनामे दाखिल किए गए हैं। आदेश के मुताबिक मुलायम सिंह यादव गुट ने 9 जनवरी 2017 को अपना जवाब दाखिल किया। मुलायम सिंह ने अपने एक और जवाब में कहा कि मौजूदा विवाद पार्टी में बंटवारा नहीं है। आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कई बार कहे जाने के बावजूद भी मुलायम सिंह गुट ने अपने समर्थन में या विरोध में गुट के समर्थकों के खिलाफ आपत्ति का कोई हलफनामा पेश नहीं किया। इस वजह से ये साबित होता है कि सब कुछ अखिलेश यादव के हाथ में है। आयोग के सामने मुख्य मुद्दा ये भी था कि क्या समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हुआ है, 2 विभाग हुआ है, और अगर ऐसा है तो चुनाव चिन्ह के लिए असली समाजवादी कौन है, असली समाजवादी पार्टी कौन सी है। आयोग ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि अपनी जांच और 1972 के सादिक अली विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय किए गए बहुमत के परीक्षण के आधार पर 1968 के चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश के तहत अखिलेश गुट की अगुवाई वाला गुट ही समाजवादी पार्टी है और साइकिल उसी का चुनाव चिन्ह है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो ये साइकिल का सिंबल था, जिसे बार बार कहा जा रहा था कि इसे फ्रीज भी किया जा सकता है, किस आधार पर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इसे फ्रीज नहीं किया। चुनाव आयोग ने दरअसल इस पूरे मामले में 1968 के पैरा 15 का हवाला दिया और ये कहा कि यह पैरा 15 किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अलग हुए गुट या उसके बगावती गुट से जुड़ा हुआ है। यह नियम ये कहता है कि अगर चुनाव आयोग दोनों पक्षों के दलीलों से संतुष्ट हो जाता है तो या
वह या तो संबंधित दल के किसी एक गुट को मान्यता देता है या फिर दोनों को मान्यता नहीं देता है। इस नियम के हिसाब से चुनाव आयोग अखिलेश गुट की जो तमाम दस्तावेज थे, जो तमाम दलीलें थी, उससे सहमत हुआ और उसने अखिलेश गुट को मान्यता दे दी। साइकिल के चिन्ह को फ्रीज नहीं किया। ये एक बड़ी बात रही, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जिस तरह से बाप बेटे के बीच लड़ाई चल रही है, हो सकता है कि साइकिल का सिंबल फ्रीज हो जाए। लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि वो अखिलेश गुट को मान्यता देता है और दोनों के बीच जो बगावती तेवर नहीं दिख रहे हैं। और इस मामले में मुलायम सिंह यादव ने कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया है। इस वजह से वो ये मान के चल रहा है कि असल समाजवादी पार्टी में कोई विभाजन हुआ ही नहीं। अगर हम आपको ये बताएं कि इस पूरे आदेश के मायने क्या हैं, तो इस आदेश को इस तरह से माना जा सकता है, जो कि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कमीशन ने भी माना कि 1 जनवरी को जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था वही सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन था। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने सबके सामने ये बोला था कि जो अधिवेशन बुलाया गया था वो सही अधिवेशन नहीं था, संवैधानिक अधिवेशन नहीं था समाजवादी पार्टी के संविधान के हिसाब से। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरी दलील को खारिज कर दिया, क्योंकि इस दलील के पक्ष में मुलायम खेमा कोई भी प्रमाण है वो प्रस्तुत नहीं कर सका। और इस वजह से चुनाव आयोग ने माना कि जो अभी कुछ 1 जनवरी को हुआ वही सही अधिवेशन था और जिस तरह से अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो सही फैसला था और वो ये ऐसा कर सकते थे। इस बीच सपा की साइकिल पर अखिलेश यादव का जो कब्जा हुआ है, मुलायम सिंह यादव खाली हाथ रह गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अखिलेश की तरफ से चुनाव आयोग में पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी के सदस्य पूरी तरह से अखिलेश के समर्थन में ही थे, जैसा कि चुनाव आयोग के फैसले से भी ये जाहिर हो रहा है। इसलिए उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह के बतौर मिल गई और पार्टी भी उनके पास आ गई और इसमें सबसे ज्यादा हाथ अखिलेश के समर्थकों का है। By the 9th of January, the Akhilesh group had filed all the documents at various levels, at the level of Parliament, because a large number of members of Parliament were supporting the Akhilesh group, then the Legislative Assembly, and then of course the delegates and the Legislative Council. And there was overwhelming majority in support of the Akhilesh group. तो कपिल सिब्बल ने यह स्पष्ट किया कि जो मेजॉरिटी थी, जो बहुमत था, वो अखिलेश के साथ था। इस वजह से अखिलेश के हाथों में आज पार्टी भी है और चुनाव चिन्ह भी है। और अखिलेश के सलाहकार के रूप में इन दिनों काम कर रहे रामगोपाल यादव ने इससे भी आगे की बात भी कही। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब जल्द ही कांग्रेस के साथ गठबंधन होगी और गठबंधन के बाद हम चुनाव में उतर जाएंगे और मिलकर चुनाव लड़कर सरकार भी बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये एक रास्ता बीच का जरूर रखा कि गठबंधन पर आखिरी फैसला अखिलेश लेंगे। सब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके सही निर्णय के लिए मिलेगी। कांग्रेस से बड़ा गठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। ये सब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाला जो गुट था उसका समर्थन कर रहे थे और दूसरे लोग बिल्कुल अल्पमत में थे। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआएं भी इलेक्शन कमीशन को उनके सही निर्णय के लिए मिलेगी।
तो राजनीतिक जिसको घटनाक्रम अगर देखें पूरे समाजवादी पार्टी के अंदर अंदर जो कुछ भी हुआ, ये बेहद दिलचस्प रहा और एक दिलचस्प फिल्म की तरह रहा, जहाँ इसमें सस्पेंस भी था, थ्रिलर भी था, किरदार भी थे, इमोशन भी था। और इन तमाम पड़ावों से गुजरते गुजरते आज जो फैसला आया, जो क्लाइमेक्स था, वो ये था कि अखिलेश यादव साइकिल पर सवार थे और मुलायम सिंह यादव की तमाम दलीलें काम नहीं आई। समाजवादी पार्टी में विभाजन के हालात और चुनाव चिन्ह पर विवाद से लगा जैसे इतिहास अपने को दोहरा रहा है। आजादी के बाद से देश के संसदीय इतिहास में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं, कई पार्टियों में टूट हुई है और चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर विवाद भी हुआ है। तेलुगु देशम को याद कीजिए, 1995 में तेलुगु देशम के नेता और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर और राजनीतिक गुरु एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत कर पार्टी तोड़ी थी। तब भी उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह ही मिला था। साइकिल कुछ ऐसी ही है जो अक्सर लोगों को भा जाती है। आज पिता मुलायम से बगावत करने वाले अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने साइकिल दे दी है और केवल महज 2 दलों की बात नहीं है, इसका लंबा इतिहास रहा। ये एक रिपोर्ट देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि और कौन से ऐसे दल हैं जिनको लेकर जिनके चुनाव चिन्ह को लेकर तमाम विवाद रहे और अंत में उन्हें चुनाव चिन्ह मिला। चुनाव चिन्ह पर विवाद कांग्रेस में इंदिरा गांधी के दौर में ही शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी का दौर। आजादी के बाद 4 आम चुनावों में कांग्रेस ने 2 बैलों की जोड़ी पर चुनाव लड़ा। 1969 में कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ और पार्टी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजित हो गई। इंदिरा गांधी गुट कांग्रेस आर के नाम से जाना गया। इंदिरा गुट ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ओ के विरोध की वजह से सिंबल को फ्रीज कर दिया गया। इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इससे मिलते जुलते गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह को चुना। इसके बाद 1971 के आम चुनावों में इसी चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा गांधी को आम चुनावों में जबरदस्ती सफलता मिली, लेकिन 6 साल बाद कांग्रेस को दोबारा विभाजन का सामना करना पड़ा। जब कांग्रेस में हुई दोबारा टूट, दोबारा देश में आपातकाल। 1975 से 1977 के बाद 1977 में चुनावों में कांग्रेस हार गई और कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई। कांग्रेस आई को चुनाव चिन्ह पंजा मिला। हालांकि पार्टी के पास तब हाथी और साइकिल सिंबल का विकल्प मौजूद था, लेकिन पार्टी ने पंजा को तरजीह दी। 1980 के चुनाव में इस नए सिंबल के साथ इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी। उसके बाद से आज तक यही चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने 1984 में हाथी चिन्ह अपनाया और समाजवादी पार्टी ने 1992 में साइकिल सिंबल को अपनाया। हालांकि 1952 में सबसे पहले ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक रुईकर ने पंजा चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। उधर 1977 में जनता पार्टी बनी और उसने चक्र हलधर सिंबल के साथ आम चुनाव लड़ा और जीतने पर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। हालांकि पार्टी में 1989 में ही विभाजन हो गया। बाद में जनता पार्टी के अन्य घटकों ने संगठित होकर चक्र सिंबल पर चुनाव लड़ा। लालटेन की रोशनी। 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल राजद का गठन किया और पार्टी को चुनाव चिन्ह लालटेन मिला। पार्टी गठित होने के 10 महीनों के भीतर ही 1998 के आम चुनावों में पार्टी बिहार में 17 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। उसके बाद 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 124 सीटें जीती और सत्ता में तीसरी बार लगातार वापसी की। दक्षिणी भारत में भी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद छिड़े। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी में विवाद शुरू हुआ। तेलुगु देशम में हुआ विभाजन। 1995 में आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम में दामाद चंद्रबाबू नायडू के बगावत के बाद पार्टी में विभाजन हुआ। संयोग से तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। चंद्रबाबू ने एनटी रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के सरकार और संगठन में जरूरत से ज्यादा दखल के आरोप में बगावत की थी। इस राजनीतिक तख्ता पलट के कुछ ही महीनों के अंदर ही एनटी रामाराव का निधन हो गया और लक्ष्मी पार्वती ने तेलुगु देशम पार्टी का अलग गुट बना लिया था। मगर जीत चंद्रबाबू नायडू के गुट की हुई और वो मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह चंद्रबाबू नायडू को ही मिल गया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी रहे एसआई कुरैशी का मानना है कि चुनाव चिन्ह पर उसका ही ज्यादा अधिकार बनता है जिसके पास अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों का सबसे ज्यादा समर्थन हो। अगर संगठन और सरकार के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद उठता है तो चुनाव आयोग सबसे पहले विवादित चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले से साफ है कि आयोग ने पिछले फैसलों और मिसालों के मद्देनजर ही फैसला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। याद आता है अखिलेश यादव का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ना जानते हैं और मैं
फुटबॉल का प्लेयर हूँ और मैं टीम वर्क जानता हूँ, यानी कि टीम वर्क शायद अब काम कर चुकी है। और कुश्ती का जो वो पहलवान था, क्या वो चुपचाप से अकेला बैठा रहेगा, अपनी हार इतनी आसानी से मान लेगा, या कुछ नए दांव के साथ सबके सामने आएगा, अभी ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये आज का दिन इसके लिए याद किया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को एक तरह से औपचारिक रूप से अब एक नया चेहरा, यानी कि नया युवा चेहरा मिल चुका है और अखिलेश यादव के कमान में अब वो पार्टी आ चुकी है। और मुलायम सिंह यादव शायद अब नई रणनीति के साथ सामने आए, बेटे का साथ दें, जो अब तक कहीं कहीं वो विरोध में दिख रहे थे। हालांकि एक सहज पिता का प्यार उनके दिल में अभी भी दिख रहा था और बार बार आज भी जब वो सबके सामने आए उन्होंने यही कहा कि मैंने अखिलेश को बुलाया और अखिलेश नहीं आए। इसका एक कसक जो उनके अंदर थी कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं आए, इस कसक को अखिलेश यादव ने तुरंत दूर किया और जैसे ही उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह मिली तो पूरी विनम्रता के साथ वो अपने पिता से मिलने गए और उनका आशीर्वाद भी लिया, उनका साथ भी मांगा। और मुलायम सिंह यादव ने भी ये स्पष्ट किया कि वो बेटे के साथ जरूर रहेंगे, क्योंकि पूरी पार्टी उनके साथ है और पार्टी को किसी भी हाल में वो टूटने नहीं देंगे। ये मुलायम सिंह यादव बार बार कह चुके हैं कि पार्टी किसी भी हाल में नहीं टूटेगी, चाहे कोई भी फैसला हो, कोई भी स्थिति हो, पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और शायद मुलायम सिंह यादव अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं और इसीलिए बहुत लाजमी है कि वो अपने बेटे का साथ जरूर देंगे। और शायद मुलायम सिंह की राजनीति भी के लिए भी यही उचित होगा कि अब वो एक संरक्षक की भूमिका में रहकर पार्टी को आगे बढ़ाएं, नहीं तो आने वाले चुनाव में नए सबक मिल सकते हैं उनको। बहरहाल चुनाव आयोग के फैसले पर सभी दलों की नजरें टिकी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक दल सपा के भविष्य पर फैसला होने के बाद ही अपने उम्मीदवार और रणनीति का खुलासा करना चाहते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले की परंपरा और फैसलों के मद्देनजर ही ये फैसला दिया है। जिस घटक के पास ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं उसे ही चुनाव चिन्ह का असली दावेदार माना जाता रहा है अब तक, जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में भी देखा। और उधर आज भी चुनाव आयोग ने इसी बिना पर अखिलेश यादव को साइकिल दे दी। चुनाव आयोग ने यह फैसला 1968 के चिन्ह आदेश के आधार पर दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन समाजवादी पार्टी के सियासी महाभारत को अगर शुरू से आप देखें तो एपीएन हर वक्त इस महाभारत की हर एक हलचल को आप तक पहुंचाता रहा है, हर एक अध्याय को आप तक पहुंचाता रहा है। इस महाभारत में बहुत सारे मोड़ आए, बार बार लगता रहा कि कलह पर सुलह की जीत होगी। मुलायम सिंह मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो हालात संभाल ही लेंगे। दोनों तरफ से बार बार नए नए मसौदे तैयार किए गए जिन पर दोनों पक्ष रजामंद भी हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घर गांव के बुजुर्गों से लेकर दोनों तरफ के समझदार लोग भी मध्यस्थता करने में जुटे रहे, लेकिन लड़ाई आखिरकार आर पार की हो ही गई। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव की इस पूरे महाभारत के बीच एक बात मुलायम सिंह यादव की याद रखनी होगी, जब उन्होंने कहा कि पार्टी में टूटने नहीं दूंगा। अब ये देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव क्या अपनी बात पर कायम रहते हैं और जिस तरह से बेटा उनका आशीर्वाद मांगने गया तो क्या वो दिल खोलकर आशीर्वाद देते हैं। सपा के सियासी दंगल में कई उतार चढ़ाव आए। कभी पिता मुलायम बेटे पर भारी दिखे तो कभी बेटे अखिलेश ने पिता को चारों खाने चित किया। लेकिन जज की भूमिका निभा रहे चुनाव आयोग ने नियमों के आधार पर बेटे अखिलेश को विजेता घोषित किया और उन्हें साइकिल का तोहफा दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत पिछले साल 21 जून को हुई है, जब शिवपाल यादव ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय कराया। 22 जून 2016 को नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्यस्थता करने वाले बलराम यादव को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। अखिलेश की नाराजगी के बाद कौमी एकता दल का सपा में विलय रद्द कर दिया गया। 14 अगस्त 2016 को शिवपाल यादव ने कहा कि अफसर बात नहीं सुनते, जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर इस्तीफा देने की धमकी दी है। 15 अगस्त को मुलायम सिंह ने कहा कि शिवपाल पार्टी से इस्तीफा देंगे तो पार्टी के लिए दिक्कत हो जाएगी। 19 अगस्त को अखिलेश और शिवपाल ने मुलाकात के बाद कहा कि हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं। 12 सितंबर को अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से निकाल दिया। 13 सितंबर को मुख्य सचिव दीपक सिंघल की भी छुट्टी कर दी गई। 13 सितंबर को मुलायम ने अखिलेश की जगह शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसी दिन अखिलेश यादव ने शिवपाल से कई अहम विभाग छीन लिए।
15 सितंबर को शिवपाल यादव ने सभी पदों से इस्तीफा भेजा तो 23 अक्टूबर 2016 को अखिलेश ने एक बार फिर शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इसी दिन यानी कि 23 अक्टूबर को मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया। 28 दिसंबर को मुलायम ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें अखिलेश समर्थकों का नाम गायब था। 29 दिसंबर को मुलायम, अखिलेश और शिवपाल के बीच बातचीत बेनतीजा रही और अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी। 30 सितंबर को मुलायम सिंह ने अपने बेटे और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। अब पार्टी पूरी तरह से मुलायम और अखिलेश गुट में बंट गई है। दोनों ही गुटों ने साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये महाभारत तब तक की थी जब तक ये लोग चुनाव आयोग पहुंचे थे और इस महाभारत का जो पटाक्षेप है वो चुनाव आयोग ने लिखा और जैसे ही दोनों पिता पुत्र इस चुनाव आयोग में साइकिल के चिन्ह और पार्टी के पर अपने हक की लड़ाई को लेकर पहुंचे, इसमें सुनवाई हुई और लगभग 3 अपीयरेंस के बाद और जब फाइनल अपीयरेंस में 5.5 घंटे तक दोनों ही पक्षों के वकीलों ने जिरह की और उसके बाद चुनाव आयोग ने अपना जो फैसला था वो सुरक्षित रखा और आज फैसला शाम को चुनाव आयोग ने दे दिया और फैसले में स्पष्ट किया कि यूपी में साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव के पास रहेगी। तो यूपी में साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अखिलेश की समाजवादी पार्टी अब नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं। वहीं सत्ता के एक और दावेदार बीजेपी ने यूपी के पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 64 उम्मीदवार और पंजाब की बची हुई सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तराखंड में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था उसमें कई नाम बेहद खास हैं। इस संदर्भ में और भी ज्यादा खास हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट किया था और ये एक तरह से अपील किया था उन तमाम नेताओं से कि कोई भी नेता अपने परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए कोई दबाव नहीं बनाए। उत्तराखंड के लिए जो टिकट बांटे गए उसमें से कई चेहरे ऐसे थे जो बड़े नेताओं के बेटे थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। यूपी के लिए जारी लिस्ट में पहले 2 चरणों के लिए कुल 149 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें नोएडा, साहिबाबाद और कैरीना के लिए पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश और बची हुई लिस्ट जो पंजाब की थी उस पर चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात नाम आए हैं। सभी राज्यों के चुनाव की दृष्टि से प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी वर्गों का ठीक प्रतिनिधित्व हो। बीजेपी की लिस्ट में सरगना से संगीत सोम, मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 64 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य को पार्टी ने टिकट दिया है। उत्तराखंड की 70 सीट्स हैं जिसमें से हम आज 64 सीट्स को रिलीज कर रहे हैं। जहां तक नेता का चयन का सवाल है वह चुनाव के पश्चात हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड चुने हुए विधायकों के साथ सलाह करके तय करेगी। यूपी में पहले चरण का मतदान 11 फरवरी और दूसरे चरण की वोटिंग 15 फरवरी को होनी है। दोनों ही चरण में मतदान पश्चिम यूपी के साथ रुहेलखंड के कुछ जिलों की सीटों पर है, जबकि उत्तराखंड में एक ही चरण में 15 फरवरी को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब बात जब बीजेपी की हो रही है तो हम आपको बताते हैं एक चौबे जी की कहानी। दरअसल चौबे जी बनने गए थे, छब्बे जी बन गए दुबे जी। बीएसपी से बीजेपी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत कुछ आजकल ऐसी ही हो गई है। मायावती को कमजोर करने के लिए दलित नेता के नाम पर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल कर लिया था, लेकिन मौर्य को टिकट बंटवारे पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें मिलने का वक्त तक नहीं दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दुखी रहे। हालांकि उन्होंने APN से ये स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो वो उम्मीदवारों का साथ देंगे।
छोड़ बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए 30 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें गोरखपुर बस्ती मंडल की करीब आधा दर्जन सीटें शामिल हैं, जबकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उनको कम सीटें दे रहा है। हालांकि स्वामी प्रसाद बीजेपी से नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मैं बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर। अभी तक मेरा सम्मान हुआ है, आगे भी सम्मान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान पूर्वांचल में कद्दावर नेता की है। गोरखपुर बस्ती मंडल सहित पूर्वांचल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर मौर्य का असर है। पिछड़ों और अति पिछड़ों को बीएसपी से जोड़ने में स्वामी प्रसाद मौर्य का काफी योगदान रहा है। बीएसपी छोड़ने पर पूरे प्रदेश से बसपा के सैकड़ों जनाधार वाले नेताओं और दर्जनों जनप्रतिनिधियों को बीजेपी में शामिल करने में स्वामी प्रसाद का अहम योगदान रहा है। खुद स्वामी प्रसाद ने कहा था कि प्रदेश की जनता को सपा बसपा से मुक्ति दिलाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए थे और वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। सूत्र बताते हैं कि स्वामी जब बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी हाईकमान ने उनके सहयोगियों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन टिकट बंटवारे में उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिल रही। वो हर हाल में अपने साथियों को टिकट दिलाने पर अड़े हैं। उनको मनाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद दूसरी पार्टी खासकर कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक मौर्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। अंबुज पांडे, एपीएन, दिल्ली। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब कोई नया फैसला लेंगे या फिर किसी भी हाल में बीजेपी में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ये सब कुछ आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल नए आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना निशाना बनाया। राहुल ने कहा कि वो काफी समय से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किसे बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए कहा कि आखिर वो क्या है जिसे बीजेपी संघ खत्म करना चाहते हैं। आजादी के बाद 52 साल तक नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, ऐसा राहुल का दावा रहा। वो भगवा झंडे को सलामी देते रहे और तिरंगे को नहीं। इससे इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि आरएसएस किसी भी हाल में तिरंगे में अपना विश्वास नहीं रखती, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसके अलावा भी वो लगातार बोलते रहे, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करते रहे, कई तरह के उन्होंने नाटकीय अंदाज भी पेश किए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कल तक अपने भाषणों और बयानों से विवादों में फंसने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सधे हुए हमले कर रहे हैं। चरखे वाली तस्वीर को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वार लगातार जारी है। ऋषिकेश में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी को महात्मा गांधी से बड़ा ब्रांड बताया जा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब रामलीला में भी भगवान राम को मोदी का मुखौटा पहनना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने यहाँ सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहाँ फहराने के लिए, उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया। कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ गई। आप देखना ऑर्डर आएगा रामलीला में। अब जब राम आएगा, राम भगवान आएंगे, मोदी जी का मास्क पहन के आएंगे और पूरे देश में ऐसे रामलीला चलेगी। पूरे संबोधन में राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल ने उन्हें उद्योगपतियों का दोस्त बताया। उन्होंने नाटकीय तरीके से मंच पर अपना फटा कुर्ता लोगों को दिखाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीब की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके कपड़े कभी नहीं फटते। और फिर देखिए मोदी जी के चित्र देखिए, फोटो देखिए, और आपको उन फोटो में हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग दिखाई दे जाएंगे। ये भी मैं देख रहा था, यहाँ पे मेरा कुर्ता फटा हुआ है।
ये देखो मैं आपको एक और तो मैं देखता हूं कि भैया मेरा यहाँ पॉकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का पॉकेट कभी नहीं फटेगा, नरेंद्र मोदी जी का कुर्ता कभी खराब नहीं दिखेगा, मगर नरेंद्र मोदी जी गरीबी की राजनीति करते हैं, फटे कपड़ों वालों की राजनीति करते हैं। नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरबीआई को कांग्रेस ने मजबूत बनाया, लेकिन आरबीआई को एक दिन पहले आई प्रधानमंत्री की चिट्ठी ने हिंदुस्तान की आर्थिक आत्मा की 1 मिनट में हत्या कर दी। आरबीआई के गवर्नर को एक दिन पहले एक चिट्ठी आती है, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय ले लिया है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के जेब में जो पैसा है, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, अब वो रद्दी है, कागज हो गया है, पैसा नहीं है। 1 मिनट में 60-70 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, आर्थिक आत्मा है, उसकी 1 मिनट में हत्या कर दी। लेकिन ऋषिकेश की रैली में राहुल ने एक बार फिर से हाथ के निशाने को अलग अलग धर्मों से जोड़कर वो बयान दोहराया जिसके लिए बीजेपी ने उनके चुनाव आयोग में शिकायत की थी। रवि के वैश्य, एपीएन, ऋषिकेश। राहुल गांधी की राजनीति को यदि आप शुरू से देखें तो जितनी बार चुनाव आते हैं राहुल गांधी का अंदाज कुछ बदल जाता है। इस बार आपने एंग्री यंग मैन वाला अंदाज भी आपको याद होगा, जब राहुल गांधी बार बार अपने दोनों बाजुओं को ऊपर करते थे। इस बार राहुल गांधी का अंदाज कुछ और बदला है और इस अंदाज़े बयान में उन्होंने कुछ नए पुट जोड़े हैं और उसमें व्यंग का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। इसलिए जहां भी वो जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के उदाहरणों उपमाओं के साथ साथ। लेकिन ये देखना होगा कि राहुल गांधी का ये अंदाज अब कितना काम आता है और साथ ही राहुल गांधी को शायद इस बात का भी ख्याल अब रखना होगा कि इस तरह के व्यंग के दौरान कहीं वो धीरे धीरे किसी भी बड़े नेता का अपमान न करने लगें और बातों में कहीं फंस न जाए। वैसे उत्तराखंड में यदि आज कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जरूर काफी एक्शन में नजर आए, वहीं पर कांग्रेस को भी झटका जरूर लगा है। हरीश रावत सरकार के मंत्री यशपाल आर्य इन चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए। यशपाल आर्य से मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिनों पहले आपदा प्रबंधन मंत्रालय छीन लिया था। राज्य में चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर भी आर्य पार्टी नेतृत्व से खफा चल रहे थे। यशपाल आर्य और उनके बेटे को बीजेपी ने तुरंत विधानसभा का टिकट दे दिया। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। पंजाब में बीजेपी को झटका देकर सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उत्तराखंड में कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस के जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, वो सुनवाई नहीं हो पाती है। हम अपनी बात को रख नहीं पाते हैं और रखते भी हैं, उस दर्द को, उस पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं है। तो ये इसलिए मजबूर होकर व्यथित मन से, भारी मन से मैंने आज पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है। उत्तराखंड में राज्य मंत्री यशपाल आर्य पिछले करीब 40 सालों में कांग्रेस में थे। उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए कुमाऊं क्षेत्र में बड़ा झटका माना जा रहा है। बहुत बड़ी सफलता है। यशपाल आर्य जी कांग्रेस के बहुत मजबूत कद्दावर नेता रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जिस प्रकार से देवभूमि को अपमानित करने का काम हरीश रावत कांग्रेस सरकार ने किया है, अनुसूचित वंचितों के हकों को छीनने का काम किया है, उससे त्रस्त होकर आज पूरी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होने की स्थिति में है। यशपाल आर्य टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पिछले दिनों यशपाल आर्य से आपदा विभाग का पद छीन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो जैसा कि आपने देखा कि यशपाल आर्य ने कांग्रेस को झटका दिया, वहीं पर बीजेपी को भी झटका लगा है। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा तो पंजाब में पार्टी को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिद्धू के शामिल होने से मजबूती मिली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिद्धू अपने अलग अंदाज में नजर आए। गुरु ठोको ताली वाले अंदाज में ही बीजेपी को भी पानी पी पी कर कोसा, लेकिन याद रहे कि कभी सिद्धू कांग्रेस को भी कुछ इसी अंदाज में कोसा करते थे। कल तक राहुल को पप्पू कहने वाले सिद्धू ने कांग्रेस को अब कौशल्या बताया है, बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये कहा है कि मैं तो जन्म से ही कांग्रेसी हूं और ये मेरे लिए घर वापसी है। सालों तक पानी पीकर कांग्रेस को कोसने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में वापसी को नवजोत सिंह सिद्धू ने घर वापसी बताया। बोले, मेरे पिता ने 40 साल कांग्रेस की सेवा की। कांग्रेस में शामिल होते ही सिद्धू ने बादल परिवार पर हमले को ढाल दिया। कहा कि बीजेपी में रहकर भी उन्होंने बादल परिवार से लड़ाई लड़ी है। सिद्धू ने कांग्रेस को कौशल्या बताया और कहा कि ये जनता तय करे कि कैकई कौन है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था। ये बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी जो वनवास भेजती थी, और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव साबित हो सकते हैं। सिद्धू को भी इस बात का एहसास है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही बादल परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिद्धू ने कहा कि अब बादल परिवार के सत्ता छोड़ने का वक्त आ गया है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कज़ा मौत है, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं बादल साहब, छोटे बादल साहब, सुखबीर पाजी। कमानी ना पहिया, गाड़ी जोते मेरा सुखबीर भैया। सिद्धू ने कहा कि अपने फायदे के लिए बादल परिवार ने पंजाब के युवाओं को ड्रग्स की ओर धकेल दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में राजनेता, पुलिस और ड्रग्स बेचने वालों की मिली भगत है। अलख भी जगाऊंगा और लोगों को यह एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओ। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर सिद्धू ने लालू और नीतीश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जब लालू नीतीश साथ साथ आ सकते हैं तो वो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बोलने की बहुत, एक तरह से कहा जाए कि उसका महत्व बहुत होता है और सिद्धू बोलने की कला में माहिर है, लेकिन बोलने में भी कई बार फंस भी जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब उनको कांग्रेस कितनी रास आती है। उस सर बात नेताओं की हो गई, लेकिन हमें जो नहीं भूलना चाहिए वो है अपने जवानों को और अपने किसानों को। और एपीएन अपनी जिम्मेदारी समझता है जवानों के दर्द को आपके सामने रखना। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की नसीहत और चेतावनी के बावजूद जवानों का दर्द रह कर फूट रहा है। सोशल मीडिया में अब एक सिख जवान का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पंजाबी में गाना गाकर अपना दर्द बयां कर रहा है। उसका कहना है कि उसे 10 महीने से छुट्टी नहीं मिली है, उसे अचार रोटी खाकर बसर करना पड़ रहा है। सेना प्रमुख की चेतावनी के बावजूद एक और जवान का वीडियो वायरल हुआ है। नया वीडियो एक सिख जवान का है जिसमें वो बॉर्डर पर होने वाली दिक्कतों और छुट्टी न मिलने की शिकायत करता नजर आ रहा है। वीडियो में उसे पंजाबी गाते सुना जा सकता है। वो थोड़ा हुंदा वा डिनर विच ताज दे, साडी रोटी उत्ते चार वाली फाड़ी हुंदी आ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸੁੱਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਕਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਐਲਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। जवान कह रहा है कि 10 महीने में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। आंखों का पानी सूख चुका है और ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया। हालांकि ये वीडियो कहां तैयार किया गया या फिर इसकी लोकेशन कहां है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸੁੱਤੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਮਹੀਨੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਹੰਝੂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਗਏ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਮਹੀਨੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਹੰਝੂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਆਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਈ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਨਾ ਚੰਦਰੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। सेना और पैरामिलिट्री के जवानों के तमाम वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। इन वीडियो में खाने से लेकर के अफसरों की बदसलूकी तक का जिक्र किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सेना प्रमुख ने समस्याओं के निदान का वादा किया था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि जवान सोशल मीडिया का सहारा लेने की जगह तय प्रक्रिया का पालन कर अपनी समस्याएं रखें। लेकिन इस नए वीडियो के सामने आने से एक बार फिर देश के जवानों की दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, और जवानों और किसानों के दर्द के साथ एपीएन हमेशा खड़ा है। और हम आपको बता दें कि सेना के किसी भी जवान या सेना से जुड़े किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा नंबर 8377009636 है और दूसरा नंबर है 7042743131। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं अपना पूरा दुख contact@apnnews.in पर। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी लॉगिन कर सकते हैं और हमारे ट्विटर पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना दर्द है वो हमें डीएम यानी कि डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर मेल को भी देख सकते हैं और दोनों ही को फॉलो करके या अपने दर्द को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जो भी समस्या आप हम तक पहुंचाएंगे हम उसे सही अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हम प्रधानमंत्री मोदी तक भी पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यानी कि एपीएन हमेशा आपके साथ है और आप अपने दुख दर्द हमसे बांट सकते हैं। सेना के जवान, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए भी देश के हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद हैं। एक और सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेना के जवान बहादुरी से आतंकियों का खात्मा भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ रविवार को शुरू हुआ ऑपरेशन सोमवार सुबह खत्म हो गया। इस एनकाउंटर के मामले में नया खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी हाल ही में हिजबुल द्वारा जारी किए गए टेरर वीडियो में दिखे थे। 7 जनवरी को घाटी में आतंकियों ने एक वीडियो जारी किया था। इनमें से तीनों आतंकी दिखाई दे रहे थे और इनके खिलाफ सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इनका खात्मा कर दिया। कुछ दिन पहले आतंकी संगठन हिजबुल के टेरर वीडियो में दिखे 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घंटों चले मुठभेड़ के बाद मार गिराया। पहलगाम के अबूरा गांव के पास एक घर में सभी आतंकी छिपे थे। जिस घर में आतंकी छिपे थे वहां परिवार के 7 से 8 लोग पहले से मौजूद थे, जिसके कारण सुरक्षा बलों को वक्त लगा। पहले सेना ने घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला और फिर आतंकियों को मुठभेड़ के लिए ललकारा।
5 बजे से कॉर्डन करके रख दिया था गांव को, परंतु ये सिविलियंस को वहां से निकालने के लिए हमने तकरीबन 1 घंटा और बिताया। ये ऑपरेशन तकरीबन 10 से 11 घंटे चला है। इसमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन के नामी टेररिस्ट्स मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टेरर वीडियो को देखकर अपनी रणनीति बनाई और फिर आतंकियों को चारों ओर से घेरा गया। इस दौरान आतंकियों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। अगर आप लोगों को याद होगा कि पिछले ही हफ्ते एक वीडियो निकला था जिसमें कि बर्फ के अंदर 6 मिलिटेंट को दिखाया गया था। इसमें से 3 यही थे जिनको कि हमने आज मार गिराया है और यकीन कराया है कि यही शायद उनका आखिरी वीडियो रहा। और एक बड़ी खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री के विदेश या देश में ही होने वाले दौरों पर कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुताबिक दौरों में सुरक्षा संबंधी तमाम प्रावधान होते हैं, इसलिए ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों पर होने वाले खर्चों की जानकारी आरटीआई के जरिए भी नहीं ली जा सकती। इस बारे में दाखिल एक आवेदन पर तमाम कागजों की जांच के बाद आयोग ने कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून की धारा 8(1) का हिस्सा नहीं है। आयोग ने ये भी कहा कि ये भी संभव नहीं है कि फाइल में से कुछ जानकारी ना दी जाए और बाकी जानकारी दी जाए, क्योंकि ऐसी जानकारी फाइल में हर जगह मौजूद है। कॉमोडोर एल के बत्रा ने आरटीआई के तहत ये जानकारियां मांगी थी। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट और वापसी के बाद बिल जारी करने और भुगतान के लिए निर्देश, प्रक्रिया और नियम क्या है। 1 सितंबर 2013 के बाद से प्रधानमंत्री के चार्टर दौरों के भुगतान की फाइल या रिकॉर्ड क्या है। 15-16 जून 2014 को प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा से जुड़े फ्लाइट रिटर्न और 2,45,27,465 रुपए के बिल और उसके भुगतान की सत्यापित प्रतिलिपि दी जाए, लेकिन सीआईसी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। हालांकि आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री के भूटान दौरे से संबंधित बिल और उसके भुगतान की मंजूरी की तारीख 30 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को मुहैया करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक एटीएम से पैसा निकालने की सीमा बढ़ाए जाने की घोषणा की है। अब बचत खाते से रोजाना 10,000 रुपए निकाले जा सकते हैं एटीएम से। अभी तक ये सीमा 4,500 रुपए तक थी। चालू खाते से हफ्ते में निकासी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही बजट से पहले कुछ और महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। गौरतलब है कि नोटबंदी को लेकर देश भर में असंतोष फैल रहा था, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अगर आपको ये भी हम बता दें कि दुनिया के 8 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी दुनिया के आधी आबादी के पास है, तो सुनकर आपको हैरत होगी, लेकिन ये सच है। जिन 8 उद्योगपतियों का जिक्र ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में किया है, उनमें अमेरिका के 6 और स्पेन और मेक्सिको के 1-1 उद्योगपति शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के महज 1% लोगों के पास देश की 58% संपत्ति है, जबकि दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 3.6 अरब लोगों के बराबर संपत्ति महज 8 लोगों के पास है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आय में असमानता को लेकर चिंता जताई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अबॉर्शन से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत इस फैसले में दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी और गर्भपात कराने की इजाजत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की रहने वाली 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि बच्चे को बचने की उम्मीद नहीं है और महिला की जान को बचाने के लिए गर्भपात करना सही रहेगा, इसलिए किया जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की KEM अस्पताल को महिला के मेडिकल टेस्ट करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिए थे, जबकि केंद्र सरकार से उसकी राय मांगी गई थी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने कार्यभार संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव किए हैं। अब सर्वोच्च अदालत में गैर विविध दिवस यानी नॉन मिसलेनियस डे की अवधारणा को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के बीच NMD के तौर पर मशहूर अब ये प्रक्रिया अगले हफ्ते से अपनाई नहीं जाएगी। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने अदालत के कामकाज के तरीके में यह प्रक्रियागत बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 5 दिन काम करता है और सोमवार और शुक्रवार को नए मामले सुने जाते हैं और इन्हें मिसलेनियस डे या विविध
दिवस के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है और प्रधान न्यायाधीश के हिसाब से बदलती रहती है। आमतौर पर अभी तक मंगलवार को NMD माना जाता है और इस दिन नोटिस या स्थगन वाले मामले सुने जाते हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को अंतिम फैसले वाले मामले रखे जाते हैं। अब जस्टिस खेहर ने NMD की धारणा को खत्म कर दिया है और इन 3 दिनों में अब सामान्य मामले भी सुने जा सकते हैं। बात ट्रंप की करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेने के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कड़वाहट सामने आ गई है। चीन के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण ट्रंप चीन की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करने वाले ट्रंप को चीन ने खुली अब चेतावनी दे दी है। चीन ने कहा है कि अपनी संप्रभुता के लिए वो जंग से भी पीछे नहीं हटेगा। चीन ने साफ कर दिया है कि साउथ चाइना सी पर अमेरिका की दखल अंदाजी को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। वो युद्ध के लिए भी तैयार है। हालांकि युद्ध काफी खर्चीला होगा, लेकिन चीन इससे भी करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका और ताइवान के बीच उभरते संबंधों पर भी ट्रंप को आगाह किया है कि आने वाले दिनों में यदि ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उधर अमेरिका के सिएटल से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक प्रमिला जयपाल ने घोषणा की है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगी। उनका कहना है कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति की भाषा और कामकाज अमेरिकी लोकतंत्र और उसके इतिहास की छवि खराब करते हैं। करीब 2 दर्जन सांसदों ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की है। इसके अलावा कई मुख्य कलाकारों ने भी ट्रंप के समारोह में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा कर दी है। और अब बात इतिहास की करते हैं। दुनिया के इतिहास में 16 जनवरी किन कारणों से महत्वपूर्ण है, यदि इन कारणों पर नजर हम डालें और आपको बताएं तो 16 जनवरी 1681 को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ था। 16 जनवरी 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस के कब्जे से छीन लिया था। 16 जनवरी 1938 में प्रख्यात बंगाली साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। 16 जनवरी 1955 में पुणे में खड्गवासाला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था और 16 जनवरी 1989 में सोवियत संघ ने मंगल ग्रह के लिए 2 साल के मानव अभियान की अपनी योजना की घोषणा की थी और ये पहला अभियान था।